हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और मैंने रिसेंटली IUPAC PO क्लियर किया है। आज की वीडियो में किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं वो कैसे देने चाहिए, उनको करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो कई बार ना एस्पिरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है और कई स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप डिस्कशन में पूछा है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो हमारी स्पीड नहीं आ पाती या फिर हम सही तरीके से मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है कब नहीं करना है, किस में टाइम देना है किस में नहीं देना है। तो और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मॉक की सही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, इंग्लिश में जैसे 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग और क्वांट्स में 35 क्वेश्चन हैं, बट मिलते सब में 20-20 मिनट है, ठीक है। अब वो 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन बनाना या मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कवर करना वो एक ट्रिक है, क्योंकि सिंपली आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लंबे प्रोसेस से तो कोई भी कर लेगा। प्रीलिम्स में उनको आपको चेक करना होता है कि आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों साइमल्टेनियसली मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। अब उसको मेंटेन करने का तरीका क्या होता है? क्या आप डायरेक्टली स्टार्टिंग से एंड तक सारे क्वेश्चंस बनाओगे? नहीं। हर सेक्शन में, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, हर सेक्शन में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, जिस हिसाब से अगर आप मॉक्स दोगे और वही मॉक्स को प्रैक्टिस कर करके इतने परफेक्शन पे आ जाओगे, अपनी स्पीड इतनी अच्छी कर लोगे, अपना तरीका इतना अच्छा कर लोगे कि रियल टाइम एग्जाम जब देने जाओगे ना तो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट या जो भी आपका भी अटैम्प्ट होगा इसको क्लियर कर पाओगे। तो कैसे करना है? तो हर सेक्शन की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश कैसे करना है। इंग्लिश में हमारी 5 चीज़ें आती हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज मतलब हमारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन और न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इनको किस सीक्वेंस में कंप्लीट करना है? सबसे पहले आप करोगे तो पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैं सिर्फ बताऊंगी इस वीडियो में कि इनको किस मतलब सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ठीक है। वो वीडियो की हर सेक्शन में किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, वो मैं आपको एक लाइव मॉक टेस्ट के थ्रू बताऊंगी, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया होगी मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं बताने लग जाऊंगी कि आप इस पैटर्न को ऐसे करो ना, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं एक लाइव एग्जाम्पल के साथ करूँगी ना, मैं एक मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी बताती हूँ सीक्वेंस क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी टू डू होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रामर के, आपको रूल्स पता है, आपको पता है कि टोन के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप फटाफट उनको निपटा सकते हो। मतलब हर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, चाहे आप एरर डिटेक्शन ले लो, फ्रेज रिप्लेसमेंट ले लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले लो, ये सब क्वेश्चन ना, उनका एक एक क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो जाता है। और 20 से 30 सेकंड में आपको ये समझ में आ जाता है ये मेरे से होगा या नहीं होगा। अगर आपको 20 से 30 सेकंड में लग गया कि मेरे से हो जाएगा, उसको कर लो। नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। या आपको लगता है कि मुझे किसी एक चीज़ में डाउट है, मैं बाद में आगे से देख सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम बचा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। ये सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आगे एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जनरली यही 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप करोगे न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। वो क्या होते हैं? जैसे मैच द कॉलम्स हो गए, स्टार्टर्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, वर्ड स्वैप्स हो गए, ये सब करोगे। तो ये सब जनरली इनमें से 1 या 2 पैटर्न आते हैं, ठीक है। और ये सब बहुत इजी होते हैं। या तो जैसे मैच द फॉलोइंग तो काफ़ी इजी होता है। अगर मैच द कॉलम्स आ गए ना तो आप ऑप्शन से और मतलब फटाफट कर लेते हो, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स भी बहुत इजी होते हैं। आपको एक वर्ड दिया होता है, उसको ऐसे कनेक्ट करना होता है। सेम फॉर स्टार्टर्स, 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने हैं, ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। वर्ड स्वैप भी बहुत इजी होता है। आपको सिमिलर वर्ड, मतलब ये सब काफ़ी इजी होते हैं। इनमें मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड देने एक एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गए, पहले आपने कर लिया अपना ग्रामर, फिर आपने कर लिया न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। अब आप करोगे वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में क्या आ गए? फिलर्स, जिसमें एक सेंटेंस में 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको एक एक करके करना है। एक होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ होता है, उसमें मल्टीपल ब्लैंक्स दिए होते हैं, उन्हें फिल करना होता है, करेक्ट। तो अगर आप क्लोज टेस्ट आए तो आप उसको मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट दोगे, ठीक है। उसमें आपको वो क्लोज टेस्ट खत्म करना है। अगर फिलर्स आए हैं तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को आपको 20 से 25 सेकंड मैक्सिमम देना है, क्योंकि फिलर्स में डायरेक्ट वोकैब होती है, या तो आपको आती होगी या नहीं आती होगी। सेम आपको अगर आती है तो करो, नहीं आती है तो आगे बढ़ जाओ। आपको लगता है कि मैं बाद में आके से देख सकता हूँ, शायद ये बन जाए, टोन के बेसिस पे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब
उसके बाद आपको क्या करना है, ये समझ लो आपका मोटा मोटी 8 से 9 मिनट ले लेगा, ठीक है। ये 8 से 9 मिनट आपके हो गए। फिर क्या करोगे, आप उठाओगे पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स को 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, 2.5 मिनट मैक्सिमम दो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पैराजम्बल्स जो होते हैं ना, वो कितनी भी हम प्रैक्टिस कर ले, कहीं ना कहीं वो थोड़े से मतलब उनमें डाउट रह ही जाता है, ठीक है। तो पैराजम्बल को 2 से 2.5 मिनट दिया। पैराजम्बल कैसे सॉल्व करना है, उसमें कितना सॉल्व करना है वो मैं आपको करके बताऊंगी, बट जनरली पैराजम्बल में क्या करो, 2 से 2.5 मिनट दो। अगर पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है तो ट्राई करो कि फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपको समझ में आ जाते हैं जनरली, कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, ये कंक्लूड कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं, उन दोनों को मार्क कर दो सिर्फ, बाकी को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ईगो पे ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं, उस एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में जो आगे के 25 क्वेश्चन हैं वो छूट जाते हैं जो बन सकते थे शायद। तो एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन किए कौन से नहीं किए, सब यही देखेंगे कि मार्क्स कितने आए थे। वो अगर अच्छे आए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, नहीं आए तो आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं आ जाए होगी, ठीक है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वो 1 मार्क पैराजम्बल से आए या आरसी से आए, ठीक है। तो ईगो पे किसी भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है, जितना अलॉटेड टाइम है उससे 1-2 सेकेंड ज़्यादा देने, बाकी नहीं देने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चीज़। ये सब करके आपके लास्ट में 7 to 8 मिनट्स बच जाते हैं, ठीक है। 9 मिनट्स भी कभी कभी बच जाते हैं अगर ईजी पेपर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको आरसी लेना है, आरसी कंप्लीट करना है। सबसे पहले आरसी में आप कर लो जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, मतलब आरसी में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े भी सॉल्व हो जाते हैं। आपने यहाँ पे अपने 3-4 मार्क्स सिक्योर कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप करोगे जो बाकी का पैराग्राफ बेस्ड है, पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, उन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है उसको ना दिमाग में, मतलब आपको वो एक बार याद हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन था। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ते हो ना और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आता है तो आपको उसी टाइम क्लिक करता है, अच्छा ऐसा ऐसा था ऐसा ऐसा था, मैंने ये पढ़ लिया, इस क्वेश्चन में टिक कर देता हूँ, तो वो आपका टाइम सेव करता है, ठीक है। ऐसे करके आपने पूरा इंग्लिश निपटा दिया। इंग्लिश इनफैक्ट मैं बोलूँ 20 मिनट में ना, 20 मिनट का जो पेपर होता है मेरा जनरली और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का जिन्होंने ये सेम चीज़ अप्लाई की थी, उनका 18 से 19 मिनट में पेपर ख़त्म हो जाता था। हमारे पास 30 से 35 सेकेंड जनरली मिनिमम रहते ही थे कि हम अपना पेपर फिर से रिव्यू कर पाए, जो हमारे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट किए हुए हैं या फिर मैंने कुछ मार्क कर रखा है मैं उसको जाके रीचेक कर सकूँ। तो ऐसे करोगे ना तो इंग्लिश में काफ़ी टाइम बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में क्या आते हैं, क्वांट्स में आते हैं स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और हमारे अरिथमेटिक, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हम स्पीड मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, बट कैसे स्टार्ट करना है, क्या आपको डायरेक्ट सारे क्वेश्चन करके वो खोजते हुए जाना है, नहीं। आप क्या करोगे, आपके सामने पेपर खुला, अरिथमेटिक आई, अरिथमेटिक को स्किप करते हुए आगे चले गए, ठीक है। बट डेटा इंटरप्रिटेशन आई, ठीक है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे और उसके जितने भी क्वेश्चन उनको मार्क फॉर रिव्यू करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना। मार्क फॉर रिव्यू क्यों बता रही हूँ वो मैं आगे बताऊंगी। ऐसे करते करते आपको स्पीड मैथ्स दिखी, आपको अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज दिए, इनको करने लग जाओ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक तो हो ही जाएंगे, ठीक है। इनको 15 से 20 सेकंड देने, इनको कंप्लीट करना है, 20 से 25 सेकंड पर क्वेश्चन दो, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अब अगर नंबर सीरीज आती है, नंबर सीरीज को भी इतना ही टाइम देना है, 20 से 25 सेकंड, बट उस 20-25 सेकंड में ये भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये मुझसे बनेगी या नहीं बनेगी। अगर आपको लग रहा है ये बहुत टाइम ले रही है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, नेक्स्ट करो। ये नहीं कि स्पीड मैथ्स है तो पहले मैं स्पीड मैथ्स कंप्लीट करके ही आगे बढ़ूंगा। स्पीड मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि स्पीड मैथ्स कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये तो स्कोरिंग है, पता चला वो सारे स्कोर ले गया, ठीक है। ये हो गए आपके 5 मिनट आपके स्पीड मैथ्स के, ठीक है, 5 से 6 मिनट। उसके बाद आती है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन लो, ठीक है। अब मार्क फॉर रिव्यू का फ़ायदा क्या है, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया होता, आप पीछे जाते, आप ढूंढते रहते, कभी अरिथमेटिक की मिलती, कहीं डीआई मिलती, कहीं नहीं मिलती, उसमें आप अपने 20 से 25 सेकंड वेस्ट करोगे हर बार, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू किया होगा तो आपको 5 के 5 क्वेश्चन, 4 के 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अच्छा यहाँ एक डीआई है, यहाँ एक डीआई है, उसको खोला, उसको करने लगे। एक डीआई को आपको मतलब मैक्सिमम मिनिमम, मतलब अगर बहुत इजी है ना तो 2-2 मिनट में भी, 2 से 2.5 मिनट में डीआई कंप्लीट हो जाती है, 3 मिनट में हो जाती है। अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है कोई डीआई तो 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके जितनी भी आपकी डीआई है, 2-3 डीआई आई है, उनको आपने 7 to 8 मिनट्स में निपटा लिया, ठीक है। तो 7 + 5 12 मिनट्स हो गए आपके। चलो आप 12
मैक्सिमम 12 मिनट्स में ही ख़त्म कर लेना, 12 to 13 मिनट्स में। अब जो 7 मिनट्स बचते हैं ना, उसमें आपको करना है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक भी ना दो तरह की आती है। आप देखोगे ना, अर्थमेटिक जनरली ये लोग क्या करते हैं कि पहले कहीं पे 5 क्वेश्चन दे देंगे, बाद में कहीं पे 5 क्वेश्चन और दे देंगे, या फिर मतलब डिवाइड करके देते हैं। और वो जो ये होते हैं ना, उसमें एक टाइप के क्वेश्चन जो है तो काफ़ी ईजी होते हैं और डुएबल होते हैं, और एक टाइप होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक में क्या करना है, अर्थमेटिक में आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है उसको मत छुओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको आता तो है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अपने सॉल्व करने लगे, 10 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, मेरे से नहीं बनने वाला है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अर्थमेटिक करनी है। और कैसे करते हैं एग्जैक्टली वो तो मैं अपनी एक लाइव मॉक करके जब बताऊंगी तब बताऊंगी ही, बट ये तरीका होना चाहिए। स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक, ऐसे करके 20 मिनट में आपके 35 में से एटलीस्ट 30 से 32 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है। बाकी तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, कॉन्सेप्ट कितना आता है, या फिर कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कभी कभी 25 मार्क्स के भी बनते हैं, वो सब अलग फैक्टर्स हैं। बट मैं बात कर रही हूँ इन जेनरिक, अगर कोई पेपर आता है तो इन जनरल कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, मार्क्स कितने आते हैं, कितने अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है आपके किसी भी सेक्शन में कि उस सेक्शन की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, आपकी जो शिफ्ट है उसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। बट उस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में भी जो फॉर्मेट होना चाहिए करने का वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, रीजनिंग में आते हैं पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस टाइप, ठीक है। रीजनिंग का जो सिलेबस है या किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है या पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन है, वो मैंने एक सिलेबस की PDF बना रखी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ना मैंने सिलेबस की जो PDF है वो पिन कर रखी है, ठीक है। आप उसको प्रिंट करा के आप एक सिलेबस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सब आता है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस, और आजकल PO प्रीलिम्स में डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। अब इनको कैसे करना है, तो ना मैं रीजनिंग में क्या करती थी, मैं रीजनिंग में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेपर वहाँ से स्टार्ट करती थी। स्टार्ट कैसे करती थी, अगर मुझे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, तो सपोज मुझे क्वेश्चन दिखा, ठीक है, उसमें ऊपर मुझे दिख गया कि ये सर्कल बेस्ड है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मैंने यहाँ लिख लिया कि अच्छा 1 to 4 या 1 to 5 नंबर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में नोट करती जाती थी कहाँ कौन सा है, ठीक है। वैसे तो आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू में क्या होता है, आपको नहीं पता होता कौन से वाले में कौन सा टाइप है, ठीक है, और आप कौन से में कंफर्टेबल हो, पहले जाके उसको करोगे, या आपको लग रहा है ये ईजी है मैं इसको आके करूँगा सबसे पहले। ईजी, मॉडरेट, हार्ड अपने लेवल पे उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। सबका अलग अलग लेवल होता है, किसी को सिटिंग अरेंजमेंट ईजी लगती है, उसमें भी आपको पैरेलल वाली ईजी लगती है, किसी को सर्कुलर ईजी लगती है, किसी को अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली अच्छी ईजी लगती है, तो किसी को पजल्स ईजी लगता है, मतलब सबका डिफरेंट डेफिनेशन होता है ईजी और हार्ड का, ठीक है। अपने हिसाब से उसे नोट कर लेना। अब जैसे सपोज एग्जांपल लें कि 1 to 5 हमारे कोई पजल आ गई, ठीक है, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करती गई, वो 5 क्वेश्चन चले गए। उसके बाद मुझे मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन दिख गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गई, सिलॉजिज्म हो गई, ये सब दिख गए, उनको मैं तुरंत करती जाती थी। क्योंकि क्या होता है ना, रीजनिंग में सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप सोचोगे मैं पहले सारे स्किप करके पहले इनइक्वालिटी खोजूंगा, फिर सिलॉजिज्म खोजूंगा, फिर मैं ढूंढूंगा कि अच्छा ब्लड रिलेशन कहाँ था, फिर मैं ढूंढूंगा पजल्स क्या। वो ढूंढते ना आपके 20 मिनट में से 5-6 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट छोड़नी है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने उस टाइम पे, आपको करने हैं मिसलेनियस, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स के अलावा आपको सारे मिसलेनियस जो है वो कर देने। जैसे आपको दिखता है कि अच्छा ब्लड रिलेशन आ गया, उसको सॉल्व किया, कर लिया, ब्लड रिलेशन, डेटा डायरेक्शन सेंस आया, उसको भी सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को टाइम कितना देना है, अगर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस है, इन दोनों में जनरली 3 to 5 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन कितने उससे मैटर नहीं करता। इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, डेटा दी होती है, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है उसमें वो मैटर करते हैं। क्वेश्चन तो हम 5-5 सेकंड में टिक कर दोगे अगर आपने सॉल्व कर लिया उसको, तो सॉल्व करने में कितना टाइम लेना है, सॉल्व करने में डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन को आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट देना है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस तो हमेशा बन ही जाता है, ठीक है, उसमें वो डायरेक्शन सेंस बहुत ईजी है, सबसे स्कोरिंग चीज़ है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस कर लिया, उसमें आपने 1.5 से 2 मिनट में आपने डायग्राम बना लिया जो भी डायरेक्शंस दिए हुए, और
उसके बाद 30 सेकंड में आपने उसके 3 से 4-5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 1.5 से 2 मिनट या मैक्सिमम 2.15 सेकेंड्स जितने हमें लग गए डायरेक्शन सेंस करने में। ब्लड रिलेशन जो होता है वो बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ईजी आते हैं, आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम देना है। बट लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम दिए थे ना, उसमें ऑलमोस्ट सब में ब्लड रिलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आई थी, ठीक है। तो अगर ब्लड रिलेशन आपको ना 30-35 सेकंड के बाद लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं बनेगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, वो आपका टाइम खा जाएगा। जहाँ आप एक पजल एक्स्ट्रा कर सकते थे ना, आप एक पजल कम करके आओगे। ये मेरे साथ SBI PO प्रीलिम्स में हुआ था। तो ब्लड रिलेशन को देख के करना है। अगर आपको लग रहा है ये हो रहा है तो ही करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, पजल बन जाएगी उसकी जगह, ठीक है। ये हो गया ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस, ठीक है। उसके ये आपके सारे मिसलेनियस आते गए, स्किप कर, जैसे आपने सिर्फ पजल सेटिंग अरेंजमेंट का स्किप की, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्किप किए, बाकी सारे क्वेश्चन हम बनाते गए, ठीक है। आप एंड तक पहुंच गए, आपने सारे मिसलेनियस निपटा लिए। ये निपटाते निपटाते आपको मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स देने हैं, उतने में ये हो जाते हैं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप 7 to 8 मिनट्स में ये सारे निपटा देते हो। उसके बाद बचते हैं आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी और जो स्टेटमेंट बेस्ड है ना, उनको एकदम, अगर आपको लगता है नहीं आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती, ठीक है, एकदम भी मुझसे नहीं बनती, तो आप ये वाले क्वेश्चन उठाना, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स में काफ़ी इजी आते हैं, ठीक है, नो डाउट बहुत इजी आते हैं। बट उनमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो स्टेटमेंट्स ये होते हैं ना, उसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 3-4 चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है, 3-4 तरह के डेटा सॉल्व करने पड़ते हैं, और वो 1 से 1.5 मिनट ले जाता है। तो इनको मैं लास्ट में करती थी। बट अगर मुझसे नहीं बन रही है कोई पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो ऑब्वियसली मैं इसको पहले बनाऊंगी कि ये तो मुझसे बन जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मॉक टेस्ट या एग्जाम की बात करूँ तो सबसे बड़ी ट्रिक ही यही होती है कि आपको पता होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर आपने एक क्वेश्चन उठाया है तो, कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या बन पाएगा, ठीक है। अगर आप 15-20 सेकेंड्स के अंदर वो पता लगाने की ट्रिक जान लोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसको स्किप करके जो डुएबल क्वेश्चन है उनको बनाओगे, ठीक है। अब मैंने जैसे पजल उठाई, एक पजल को मैंने दी मिनिमम मतलब 3 मिनट लग जाते थे मुझे। अगर बहुत इजी पजल है तो 2 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 5 मिनट के बीच में आपको देने हैं एक पजल को, डिपेंडिंग ऑन इट्स डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। 5 मिनट मैंने बहुत फास्ट स्ट्रेच बोल दिया, 5 मिनट हो गए। SBI PO की कोई बहुत डिफिकल्ट पजल है तो, ठीक है। अगर ईजी पजल है ना, 3 to 4 मिनट्स तो मैक्सिमम लगते थे, बन जाती थी, ठीक है। ये होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद टाइम बचता है तो आप करोगे डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जनरली स्टेटमेंट बेस्ड और डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन SBI PO प्रीलिम्स में ही आते हैं सिर्फ, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। तो इस तरह से रीजनिंग का सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था कि मैं कैसे किसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करती थी, आपको भी उस मॉक टेस्ट को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी आप पहले से फॉलो करते हो, वो आपके लिए वर्क कर रही है, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। मैं खुद बोल रही हूँ कि अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है ना, आप उसी पर टिके रहो, ठीक है। आप उसी के थ्रू करो, आपको चेंज नहीं करनी। आप चेंज करोगे फिर आपको नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, वो नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है हमेशा कि कोई स्ट्रैटेजी बता दो कि आप कैसे करते थे, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और ये मेरा हमेशा प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हुए हैं। मेरे प्रीलिम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे क्लियर करने में, ठीक है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है तो कमेंट्स में मॉक टेस्ट देने के बाद ज़रूर बताना कि मॉक टेस्ट में स्कोर्स कैसे है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना है। और ऑल्सो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि April 1 को जहाँ मेरे कुछ मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, बहुत कम लोग मुझे, पर वो लोग मुझे उस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। वहीं आज मुझे मतलब 800+ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच सपोर्ट फ्रॉम यू आर एंड लविंग मी सो मच। और अगर आपको मुझे कहीं पे भी फॉलो करना है, आपको मुझे क्वेश्चंस पूछने, डाउट पूछने, तो नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको और भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके पेज पे जाके आप वीडियोज़ देख सकते हो। Thank you so much for watching this video.